हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम क्लास 9th एनसीईआरटी के कई सारे चैप्टर को हम अपने पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 3 हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, देखिए एक एक करके हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर अपने कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमारा देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने हमारा चैप्टर 1 एंड 2 केमिस्ट्री का कंप्लीट कर रखा है। चैप्टर नंबर 5 एंड 6, 5 था हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल और 6 हमारा टिश्यू बायो में कंप्लीट किया। एंड चैप्टर नंबर 8 एंड 9 हमने फिजिक्स का कंप्लीट किया। तो ये सारे चैप्टर हम अपने पढ़ चुके हैं अच्छे से। चैप्टर 8 हमारा फिजिक्स में था मोशन, और चैप्टर 9 हमारा लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन चैप्टर को जाकर के देख लीजिए। मैंने इन वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के इन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। तो आइए समझते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3। तो देखिए केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 और 2 में जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर हमने समझा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हर वह चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में हम समझेंगे एटम क्या चीज होती है। देखिए एंशियंट इंडियन ग्रीक फिलोसोफर, हमारे जो एशियंट इंडियन पुराने इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, वो काफी चिंतित रहते थे इस बात को लेकर के, मैटर के बारे में वो सोचते रहा करते थे, क्योंकि मैटर के बारे में उन्होंने समझ लिया था कि मैटर क्या चीज है। तो मैटर को समझने के बाद वो इस दुविधा में बहुत रहा करते थे कि मैटर से भी छोटा क्या हो सकता है। हमारे फिलोसोफर्स को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो देखिए अराउंड 500 बीसी में, 500 बीसी में हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनंद। महर्षि कनंद ने क्या बताया, पोस्टुलेट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करेंगे, मैटर को क्या बोलते थे उस टाइम, पदार्थ को अगर हम और ज्यादा डिवाइड करेंगे, फर्दर उसका डिवीजन करेंगे, तो हमें एक स्मॉलर पार्टिकल मिलेंगे, हमें उससे भी छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और जो पार्टिकल्स मिलेंगे उनका हम फर्दर डिवाइड उन्हें नहीं कर पाएंगे, उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, परमाणु दिया। देखिए महर्षि कनंद जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि जो हमारा पदार्थ है, मैटर है, उसे हम अगर डिवाइड करेंगे, उसके अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स करेंगे, तो एक वो स्टेज आ जाएगी कि उस पार्टिकल से आगे हम और ज्यादा इसे छोटा नहीं कर पाएंगे, और जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हमें मैटर को डिवाइड करने से मिलेंगे वो हमारे क्या मिलेंगे, उन्होंने नाम दिया उसे परमाणु, उसे नाम दिया उन्होंने परमाणु। अदर इंडियन फिलोसोफर काकुदा कतयामा, एक हमारे दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम बड़ा खतरनाक सा है, ये एलैबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन, उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारे पार्टिकल्स है ना, परमाणु, ये हमारे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से जो हमारा ये मैटर हमारा बनता है। तो हमारे कई सारे परमाणु जब मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए जब हमारे इंडियन फिलोसोफर रिसर्च में लग रहे थे, तभी उसी सेम एरा के दौरान हमारे ग्रीक के फिलोसोफर्स भी एटम्स एंड मैटर को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी में एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन्होंने क्या बताया, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें, अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो क्या होगा, अ स्टेज विल कम, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी फिर उससे ज्यादा हम उसे आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वो जो पार्टिकल्स मिलेंगे हमें मैटर को डिवाइड करने के बाद, जो पार्टिकल्स मिलेंगे उन्होंने उसे नाम दिया एटम। और एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, मतलब हम इससे ज्यादा छोटे पार्टिकल्स अब इसके नहीं कर सकते। लेकिन ये सब जितनी भी बातें हमारी चल रही थी, ये हमारी फिलोसफिकल कंसंट्रेशन थी, अभी इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, किसी पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसी ने नहीं किया था, सभी हमारी फिलोसफिकल बातें चल रही थी।
लेकिन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। लेकिन 18th सेंचुरी आते आते 18th सेंचुरी में साइंटिस्टों ने ना एलिमेंट एंड कंपाउंड का डिफरेंस पता कर लिया कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एलिमेंट और कंपाउंड चैप्टर 2 में हमने अच्छे से पढ़े थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं कि एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमारे होते हैं जो हमारे एक ही एटम से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड हमारे होते हैं जो अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं। तो जब एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में साइंटिस्टों ने जान लिया, उन्होंने ये जानने की आगे और कोशिश करी कि हाउ एलिमेंट कंबाइंड एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दे कंबाइन। एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है और ये कैसे आपस में कंबाइन हो जाते हैं, या कंपाउंड वगैरह कैसे आपस में कंबाइन होते हैं, ये इन्हें जानने की अब इच्छा हुई। तो हमारे एंटोनी एल लोवेसियर ने क्या काम किया, केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी और हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल लॉ दिए। अब वो दो लॉ हम समझते हैं क्या थे। तो देखिए दो जो लॉज हमारे दिए उन्हें हम उन लॉ को क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम इन्हें बोलते हैं। तो इनमें अब दो लॉ हैं हमारे, उन दो लॉ को हम अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से और सिंपल वे में समझेंगे हम हमारे दोनों लॉज को। देखिए सबसे पहला लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेफ रहना। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा कंजर्व, एक सा रहना, कंजर्वेशन हम बोलते हैं। और मास हमारा कंजर्व रहता है इसमें, इसी वजह से इस लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास हमारा कंजर्व रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए समझते हैं। देखिए एक्टिविटी दे रखी है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह हमारा लॉ क्या होता है। यहां पे देखिए दो एक्स एंड वाई, दो केमिकल सेट बना रखे हैं। यहाँ पर एक्स में हमारे कुछ केमिकल हैं, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट। वाई में हमारे कुछ केमिकल हैं, सेट्स हैं केमिकल के, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब आपको क्या काम करना है, देखिए प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ वन पेयर। किसी एक पेयर का 5% सॉल्यूशन आपको बनाना है। अब आप इनमें से कोई भी एक पेयर ले लीजिए, एक एक्स में से केमिकल उठाना है आपको और एक वाई में से उठाना है। तो ये काम करने के बाद आपको क्या काम करना है, टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई। वाई का एक छोटा, वाई का सॉल्यूशन का थोड़ा सा लिटिल अमाउंट लेना है आपको और उसे किस में फिल करना है, कॉनिकल फ्लास्क में भर देना है। देखिए ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क होती है, ये हमारी एक कॉनिकल फ्लास्क है। एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। और एक एक्स वाला हमें काम करना है, उसे हमें इग्निशन ट्यूब में ले लेना है। इग्निशन ट्यूब देखिए ये छोटी सी, देखने में टेस्ट ट्यूब की तरह होती है लेकिन छोटी होती है थोड़ी, ये हमारी इग्निशन ट्यूब होती है। इग्निशन ट्यूब में हमने एक्स को ले लिया और वाई हमने कॉनिकल फ्लास्क में फिल कर दिया और इस तरीके से फिल किया कि ये अभी मिक्स नहीं हुए हैं, अलग अलग है, एक्स इसमें है और वाई इसमें है। अब आपको क्या काम करना है, ऊपर से एक कॉर्क लगा देनी है, जिससे हमारा अगर कोई रिएक्शन के दौरान, जब ये आपस में मिक्स होंगे और जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन के दौरान कोई भी गैस वगैरह बाहर ना जा पाए, तो इसे आपको कॉर्क से इसका एंड को क्लोज कर देना है। अब आपको क्या काम करना है, इसका आपको मास ले लेना है। मास, एक बार मास को चेक कर लेना है कि इसका मास कितना है, रिएक्शन से पहले इसका मास कितना आया। तो आपको इसका वेट ले लेना है। वेट लेने के बाद आपको क्या काम करना है, इस फ्लास्क को हिलाना है, मिक्स कर देना है। आप इस फ्लास्क को हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारा जो एक्स और वाई जो सॉल्यूशन थे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इग्निशन ट्यूब उसमें गिर जाएगी, तो जिससे हमारे सॉल्यूशन दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, अब आपको क्या करना है, दोबारा से उसका वेट चेक करना है। अब एक आपने वेट लिया रिएक्शन से पहले, एक आपने वेट लिया रिएक्शन के बाद। अब आप क्या देखेंगे, जब आपने वेट लिया रिएक्शन से पहले और जब आपने वेट चेक किया रिएक्शन के बाद, तो दोनों का जो मास था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का, वो हमारा सेम होगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हमारा मास सेम रहा। तो ये क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
तो हमारा मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। देखिए इसे अच्छे से समझने के बाद अब हम सेकंड पढ़ते हैं, हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए लेवोसियर, हमारे लेवोसियर और कुछ अन्य साइंटिस्ट, अदर साइंटिस्ट ने ये चीज देखी, नोटिस करी, ये चीज देखा कि कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट के मिल से बने होते हैं, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। एंड ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन, और हर एक कंपाउंड पर सेम एलिमेंट होता है सेम प्रोपोर्शन में। बात समझिए, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, समझिए यहां पर। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया वाटर, मैंने आपको बताया एलिमेंट। देखिए चार वर्ड होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कंपाउंड, एक होता है हमारा एलिमेंट, एक होता है हमारा एटम। एटम क्या होता है, जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हमें एटम मिलता है। जैसे कि हमारा H है, हाइड्रोजन एटम है, हमारा O है, ऑक्सीजन एटम है, Cu है, हमारा कॉपर है। तो और हमारा एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारा वो होता है जो एक ही मैटर से मिलके बना हो। मतलब जैसे हम एग्जांपल लें कॉपर का, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही एटम होते हैं, Cu के ही एटम होते हैं प्रेजेंट, तो ये हमारा एलिमेंट है। लेकिन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे कि हमारा अगर बात करें हम H2O, तो देखिए इसमें H का एलिमेंट है, H का एटम है और ऑक्सीजन का है, मिल करके क्या बना हमारा ये H2O बना। H2O मतलब वाटर बना, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड। तो देखिए इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे कि कंपाउंड में अगर हम देखें तो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा जो वाटर के अंदर जो एक फिक्स रेशियो होता है हाइड्रोजन का और वाटर का, वो होता है हमारा 1:8, 1:8 हमारा ये फिक्स होता है। चाहे आप वाटर कहीं से भी उठाएं, दुनिया के किसी भी कोने में से उठाएं, लेकिन जो हमारा रेशियो होता है ना वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमारा 1:8 होता है। सिमिलरली ऐसी हमारा अगर हम बात करें अमोनिया कंपाउंड की हमारी, तो अमोनिया कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है ना, वो हमारा 14/3 का होता है। 14:3 का हमारा रेशियो होता है। तो आप कहीं से भी अमोनिया लें, लेकिन अमोनिया में जो रेशियो मिलेगा आपको यही मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारा होता है रेशियो, कांस्टेंट मतलब एक ही, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसी लॉ को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। स्टेट क्या करता है ये, in a chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है मास का किसी भी एलिमेंट के। तो मैं अब समझता हूं कि आपको दोनों लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यही मैं चाहता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो देखिए दोनों लॉ कंप्लीट करने के बाद, तो देखिए अब हम आगे समझते हैं। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉ। अब देखिए ये चीजें समझने के बाद साइंटिस्ट को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि एक्सप्लेनेशन कैसे दें वो इस लॉज के। तो यह हमारा एक्सप्लेनेशन देने का काम हमारा डेल्टन जी ने किया। किसने किया, हमारे डेल्टन जी ने किया। कि हमारे ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने हमारा प्रोवाइड किया इन दोनों लॉ का एक्सप्लेनेशन। तो इन्हीं लॉज पर बेस्ड हमारे डेल्टन जी ने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी, हमारी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का पार्ट, क्योंकि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी फटाफट से समझ लीजिए क्या होती है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी समझने से पहले देखिए ये जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, यही हमारे डेल्टन साहब हैं। तो इन्होंने क्या, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 in England। जॉन डेल्टन जो है ना हमारे बहुत ही पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था, जो कि 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने शुरुआती दिनों में अपना कैरियर किस में बनाया, टीचर थे ये। तो ये एक टीचर थे और 12 साल की उम्र में ये टीचर बन गए थे। 12 साल की उम्र में इन्होंने टीचिंग का काम चालू कर दिया था। 7 ईयर लेटर, उसके 7 साल बाद ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल। 7 साल बाद
वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। और 1793 में क्या हुआ, उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया। मैनचेस्टर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पढ़ाना था क्या, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ानी थी, जो कि उन्होंने एक कॉलेज में जाकर के पढ़ाना चालू कर दी। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम, उन्होंने अपना जिंदगी का ज्यादातर समय टीचिंग को और रिसर्च को दिया। उनका मन टीचिंग में बहुत लगता था, उन्हें पढ़ाने का काफी दिलचस्पी थी, उन्हें पढ़ाने में काफी मजा आता था, तो इस वजह से उन्होंने टीचिंग को चुना। 1808 में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक थ्योरी दुनिया के सामने रख दी, जिसका नाम था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। जिसका नाम क्या था हमारा, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, अकॉर्डिंग टू डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जितने भी हमारे मैटर हैं, एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, मिक्सचर हैं, वो सब हमारे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल एटम बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डेल्टन जी ने हमारे दिए मैटर के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या बात बोलती है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितना भी मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल का बना होता है, जिससे हम बोलते हैं एटम। विच पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जब किसी भी चीज में रिएक्शन होगी, मान लीजिए दो केमिकल है या कोई भी जो दो चीज है जिसके अंदर जिसमें रिएक्शन चल रही है हमारी, तो जाहिर सी बात है जब हर चीज बनी मिली एटम की है तो केमिकल रिएक्शन में वो एटम प्रेजेंट होंगे। सेकेंड हमारी बात क्या होती है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे एटम्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक आइडेंटिकल होते हैं मास में और अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एटम्स होते हैं हमारे, जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के अंदर, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये बातें मैंने अभी आपको बताई भी हैं। एटम्स हमारे कंबाइन करते हैं किसी फिक्स रेशियो में, किसी एक रेशियो में, और हमारे कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। एटम्स हमारे स्मॉल रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। और जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, वो भी कांस्टेंट होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इससे आगे वाले चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम यह भी पढ़ेंगे कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम से भी, मतलब एटम से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वो क्या होते हैं। एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। देखिए साइंस कितनी आगे चलती जा रही है। जो हम साइंटिस्टों ने बोला था इससे मैटर से ज्यादा छोटा क्या ही होगा, तो हमने एटम को खोजा। एटम से छोटा क्या होगा, तो इंसान ने किसे खोजा, एटम से भी छोटा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो हम आगे पढ़ेंगे उन्हें खोजा। और उससे भी छोटा क्या होगा, तो वो गॉड पार्टिकल को खोजा। तो देखिए ये सब चीजें डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी अब हमने समझने के बाद, अब हमें ये चैप्टर हमें पढ़ना है व्हाट इज एटम से। सब कुछ हमने समझ लिया कि मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, ये चीजें क्या होती हैं। एटम की इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं कि एटम एटम एटम, तो अब हम यही समझेंगे एटम क्या होता है, लेकिन इसे हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस यूं ही चीजें आप समझते रहिए, मैं आपको समझाता रहूंगा। और जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।